नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही सबको पता है कि आपका जो आप ईयरली का एग्ज़ाम है साथियों, बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ओके, सबको पता भी होगा, टाइम टेबल आपने देख लिया होगा कि आपकी आप ईयरली एग्ज़ाम कब है। ओके साथियों, तो आपके आप ईयरली का एग्ज़ाम है शायद 14 तारीख से। और यानी कहने का मतलब है कि 14 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है हाफ ईयरली। ओके साथियों, और हिंदी का आज मॉडल पेपर देखेंगे। हिंदी अनिवार्य का लगभग आपका ये 18-19 के लगभग है साथियों। तो या तो 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को आपका जो हिंदी का पेपर है साथियों वो है साथियों। ओके, तो उसका आज भी मॉडल पेपर होता है, वो आप हम देखेंगे साथियों किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे साथियों। ओके ओके साथियों, शुरू करने में छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। हिंदी का ही सेट भी है साथियों, ये सेट ए मैंने पहले आपको बता दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा साथियों। शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, यानी इसमें आपको उत्तर भी देखने को मिलेगा। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। कि जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को या फिर परिवार को, यानी कि इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। बिल्कुल व्यवहार को इसमें बिल्कुल बताया है, यानी कि निम्नलिखित किस शासन को पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। बिल्कुल व्यवहार को साथियों लेखक ने बिल्कुल सावधान तरीके से आवश्यक बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। कहने का मतलब ऐसा पेड़ आपको बताना है जिस पेड़ के नए जो पत्ते आने हैं, लेकिन पुराने पत्ते हैं फिर भी उस पौधे को नहीं छोड़ते, यानी कि नहीं गिरते हैं। वृक्ष जो शीरीष का पेड़ है साथियों, उसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही मजबूत तरीके से होते हैं। जो नए पत्ते आ जाते हैं लेकिन जो पुराने पत्ते हैं खिलने का नाम नहीं लेते हैं, बहुत दिनों तक नहीं करते हैं साथियों। शीर्ष का पौधा था एक अलग ही प्रकार का होता है। तीसरा कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। ओके, जो बाणभट्ट है आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा है, उस उपन्यास आपके दिए गए हैं, इसका लेखक कौन है। बिल्कुल आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं साथियों। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, पश्चात यानी कि बाद में समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है। बिल्कुल साहित्य रस एक ऐसा रस है साथियों जो कभी भी चुकता है, कहने का मतलब कभी भूलता नहीं है वो। ओके, रस कितने प्रकार के होते हैं? 4-5 प्रकार के होते हैं। भोज्य रस हो गया, अनुभव रस हो गया, साहित्य रस हो गया और ओज रस हो गया। और भी ऐसे यदि आप व्याकरण के अंदर आपको व्याकरण होंगे उसके अंदर आपके रस पढ़ाए जाएंगे साथियों, उसमें आपको बता दूंगा साथियों रस कितने प्रकार के होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस शायर की भाषा और प्रशंसक सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं। बिल्कुल फिरोज जो गोरखपुरी जो कवि हैं साथियों उसकी याद दिलाता है। कौन सा शायर और प्रशंसक सूरदास। अगला है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है। हनुमान का संजीवनी लेकर आना, यानी कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो जब राम घायल हो चुके थे, राम का भाई लक्ष्मण जब उसको तेल लग चुकी थी साथ ही, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले गए तो वेद जी ने कहा था कि संजीवनी बूटी लाओ, तो जब वो लेने चले गए तो और उसने पूरा पर्वत लेकर आ चुके थे, तो हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना उस जो वीर रस उसको दर्शाता है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। भाषा का सीमित होना, बिल्कुल छोटी सी भाषा और अविकसित तथा बोलचाल वाला रूप कहलाता है। बिल्कुल साधारण सी जो भाषा है उसको बोली कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला है कि शब्द का अर्थ है, यानी कि जो ये पता नहीं साफ दिख नहीं रहा, इसका क्या अर्थ है, तो सतर्कता हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ सतर्कता हो जाएगा। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। ओके, तो स्थायित्व जो गुण होता है वो बिल्कुल छपे हुए जो शब्द होते हैं, किसी वाक्य उसमें जो छिपे हुए शब्द होते हैं उसमें कौन सा गुण होता है? बिल्कुल स्थायित्व गुण होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियो पत्रकारों के निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखता होता है। रेडियो हो गया, जो पत्रकार होते हैं, रेडियो पत्रकार होता है, उनको किन बातों का ध्यान में रखना अपना जरूरी होता है? बिल्कुल अपने श्रोताओं का, यानी कि जो स्रोत कहते हैं, जैसे कोई पत्रकार होता है और हम उस बात को सुन रहे हैं तो हम किसी प्रकार का कमेंट वगैरह कर देते हैं, तो उसी पर वो पूरा फोकस करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उसको जो किसी प्रकार का कमेंट करते हैं तो उसको पूरा करना है। जैसे आप किसी भी टॉपिक पर कमेंट कर देते हो तो हम उसको पूरा करते हैं। इस प्रकार से पत्रकार भी जो अपने श्रोता होते हैं उनको सुनाने के लिए सभी प्रकार के जो टॉपिक होते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं, अपनी जो बोली होती है उससे कुछ शब्द बोलते हैं। ओके, 11 नंबर का है कि निम्नलिखित में से आत्मकथात्मक उपन्यास से गाता निश्चय ये किशोर होते हैं विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। जूझ क्या है? ये कविता आप जो एक पाठ है साथियों, आपके क्या है? एक पाठ है, उसके माध्यम से। ओके, अगला 12 नंबर का निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए। यशोधर बाबू ने पूछा था कि मेहमान गए। यशोधर बाबू वाला एक पाठ है आपके, उसमें पूछा गया, ये प्रश्न है। ओके, अगला आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको लिपि कहते हैं। ओके, हमारी जो लिपि है कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि है साथियों।
कौन सी है? देवनागरी है। अगला है कि दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द हैं। बिल्कुल इफेक्शन है, इफिकेंसी है। कौन सा है? इफिकेंसी है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आता है आपके तीसरे नंबर का है कि नक्षत्र हवा से बातें कर रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। विकसित लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी कि नक्षत्र हवा से बातें कर रहे हैं, जिसमें आपको जब शक्ति पढ़ाएंगे उसमें आप बता देंगे। अगला है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है। क्या है? शब्दार्थ की जो व्यंजना होती है किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? अर्थ पर उसकी व्यंजना निर्भर करती है। उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहाँ पर आरती व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ओके, जो आपको शब्द व्याकरण में शब्द होते हैं आपको टॉपिक को पढ़ाएंगे, पूरी बातें आपको बता देंगे। अगला है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ अलंकार होता है। तो विरोधाभास अलंकार होता है, यानी किसी भी चीज़ की हम यानी कि विरोध न होते भी विरोध का आभास हो। जैसे कोई व्यक्ति होता है उस अंजाम न होते हुए भी हम अंजाम का आशंका रहता है, तो उसको विरोधाभास अलंकार के माध्यम से दर्शाया जाता है। अगला है कि भगवान भाग्य की दुख जनता। कहें भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फल इस पंक्ति में निहित अलंकार है, सलेश अलंकार है। कौन सा है भाई? सलेश अलंकार इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। कहने का मतलब तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और अपने शब्दों को बता देना है। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए निश्चय ही करना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किस पर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। डॉक्टर पढ़ाई, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो अध्यापक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप पटवारी बनना चाहते हो तो पटवारी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आप जीवन में पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? जीवन में पढ़ रहे हो क्या कृषि के लिए पढ़ रहे हो, यानी कि कृषि विज्ञान के लिए पढ़ रहे हो? अलग अलग आपको आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला है कि नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश भी आपको छाटना बिल्कुल आँख। ओके, नयन का पर्यायवाची क्या होता है? यानी कि आँख का पर्यायवाची नयन होता है, लेकिन नये शब्द का पूछा है इसने। अगला है कि फल की प्राप्ति किसको साँचने से होती है, खींचने से होती है, या फिर सींचने से? यहाँ पर फल की प्राप्ति किसको खींचने से होती है? फल की प्राप्ति मूल जड़ को सींचने से होती है। सींचने क्या यहाँ पर? सींचने से है। ओके, आगे पूछा है चौथा नंबर का, इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीत अर्थ लिखना है, विलोम लिखना है। इसका किसका लिखना है? उपेक्षा है तो अपेक्षा हो जाएगा साथियों। ओके, अपेक्षा बुराई करना, अगर इस प्रकार से आपको टाइप करना है। अगला है कि चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक शब्द अर्थ को लिखी है, केंद्रीय लक्ष्य। कौन सा लक्ष्य हो जाएगा? केंद्रीय लक्ष्य हो जाएगा। छठा है कि उपयुक्त गद्यांश का श्रेष्ठ का लिखना है, लक्ष्य की प्राप्ति। ओके, अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्न अपठित पद्यांश उपलब्ध गद्यांश था। ओके, अब यहाँ पर पद्यांश का आपको देखना है। इसमें पहला है कि कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, किसके अभाव को मिटाने की बात कही है? कवि ने श्रमिक जनों के अभाव मिटाने की बात कही गई है साथियों। अगला है कि जीवन में कवि ने खंडहर से महत्व बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो जीवन में कवि ने खंडहर महल बनाने हेतु आदमी विश्वास आवश्यकता पर बल दिया। आदमी यानी खुद पर विश्वास होना ही चाहिए, महल खुद पर खुद बन जाएगा। तीसरा है कि आदमी व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? तो आदमी व्यक्ति को देखकर मेद और भूकंप जैसी मुश्किल परिस्थितियों भी शर्माती है। कहने का मतलब आदमी व्यक्ति को, यानी कि जो खुद पर विश्वास रखता है व्यक्ति, उसको देखकर खुद के दुश्मन भी शर्माते हैं साथी। अगला है कि जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है? जीवन में सुधार हेतु श्रमिक वर्ग का महत्व अधिक बताया है। पांचवा है कि कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर सर्वज्ञ बनाने की बात कही है? तो मैं अर्थात सर्वज्ञ वर्गीय प्रतिनिधि मानकर, यानी खुद को वो श्रमिक का मतलब कि मेहनत करके अपना कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, इसी पर खुद को श्रमिक वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो मानकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है वो। छठा क्वेश्चन है कि बादल का पर्याय पद्यांश से पर्यायवाची शब्दांश के मेघ हो जाएगा साथी। खंड आ चुका है आपके सामने है कि निम्नलिखित के 40 शब्द में आपको उत्तर देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा भी आपको लिखें। प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। पहला है पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार, यहाँ पर प्रिंसलासर पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार हो गए। 3 प्रकार के हो चुके हैं। पहला पत्रकार है कि किसी यानी कि पूर्णकालीन पत्रकार के किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, यानी कि किसी संगठन होता है, जैसे हमारे पास आज तक का चैनल है। ओके, उसका जो कोई पत्रकार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता करता है तो वेतन भोगी के वेतन लेकर काम कर रहा हो वह व्यक्ति पूर्णकालीन पत्रकार होता है। अगला है हंसकालीन पत्रकार, इसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है। मानदेय का मतलब होता है कि जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं और वो उसका कुछ हिस्सा हो साथी। प्रिंसलासर पत्रकार है कि यह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। जैसे हमारे पास जो टोंक भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अलग अलग प्रकार के भीलवाड़ा भास्कर हो गया। ओके, अलग अलग अखबार हैं, उस पर वेतन लेकर काम करता हो व्यक्ति क्या कहलाता है? फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकारा, चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया गया है? 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई।
लेखक ने महामारी की रात्रि में उत्तर दिया गया है कि लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से इस प्रकार से वर्णित किया है कि सूर्य ग्रहण होने के बाद भी, सूर्य अस्त होने के बाद भी जब रात्रि का घना अंधेरा छा रहा था, उससे उत्पन्न विभीषिका चारों फैल जाती है। जब ढोलक वाला पाठ आपके पाठ दिया गया है, दे दिए गए हैं, उसके अंदर आपको चारों ओर फैल जाते हैं ढोलक की आवाज़। तब लुट्ठन पहलवान यानी कि उसका जो बेटा है ढोलक वाले का, लुट्टन पहलवान की ढोलक है, उस बयान लुट्टन पहलवान का मतलब ये बेटा नहीं है, खुद है उस साथियों पहलवान। ओके, ये उस भयानक वातावरण को चुनौती दिया करती है। संकेत यह है कि ऐसे वातावरण में भी पहलवान संध्या से ये शाम से सुबह तक ढोलक बजाता रहता है। ओके, वास्तव में गाँव में अद्भुत और औषधि उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लुट्टन पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति दिया करती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति संजीवनी बूटी बनाता है, कहने का मतलब कोई दवा बनाता है, जो लुट्टन पहलवान है वो सारी रात ढोल की आवाज़ को बजाता रहता है। तो सारे जो गांव की जड़ी बूटी बनाने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं तो सारी रात सोते नहीं है, अपनी जो जड़ी बूटी होती है बनाने में लगे हुए रहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज को स्पष्ट करना है आपको। ओके, तो उत्तर दिया गया है कि बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज इस प्रकार से स्पष्ट होती है कि यह बादल राग एक प्रत्यात्मक या द्विअर्थक कविता है। ओके, कवि ने बादल को विप्लवी वीर और उसके गर्जन वसंत तथा जल स्वप्न को विलुप्त अर्थात क्रांति का प्रतीक बताया है। किसको बताया है? जो गर्जन है उसको एक क्रांति का प्रतीक बताया है यहाँ पर। ओके साथियों, और बादल ने पृथ्वी के हृदय को दग्ध करने वाली ग्रीष्म आदि की शोक शक्तियों के विरुद्ध विप्लव की घोषणा भी कर दी है। युद्ध में अस्त्र शस्त्र तथा वाहनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यदि आप युद्ध करोगे तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत आपको पड़ेगी, जैसे तलवार हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, अपने रक्षा करने वाला गोल चक्कर भी हो गया। और अतः कवि ने समीर सागर पर तैर रहे बादल में रणत्री अर्थात युद्ध की नौका कल्पित किया है, यानी कि नौका युद्ध की कल्पना किया है की उसने। इस युद्ध नौका से वह शत्रु मूसलाधार वर्षा, गर्जन और विद्युत पात सभी अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। ओके, वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। 8वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि खुदाई में प्राप्त धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद बांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुंदर मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृति खिलौने में केश विन्यास और आभूषण आदि उस समय के लोगों को सौंदर्य बोध की परिचायक है। समझ में ना कुछ? कहने का इसका तात्पर्य ये है कि जो पुराने ज़माने की जो कुछ चीज़ें मिलती है, सोना चांदी अंगूठी कुछ मूर्तियाँ मिल जाती है, धातु मिल जाती है, तो ये जो पुराने ज़माने के लोग थे उसका परिचायक है, यानी कि उसका जो परिचय देता है ये। इसे सबसे कई ज़्यादा सौंदर्य बोध कराती है। वहाँ के सुंदर लिपि गहरी गहराई से खोजे, क्योंकि इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या की आपको बताना है। जूझ कहानी आपके एक अध्याय दिया गया है, तो जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा शायद हट गया, ये तो जूझ हट गया ना, यदि नहीं हटा होगा उसको पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो शायद हट गया ये। ओके, 10वां प्रश्न है। ओके, नील जल में या किसी की और झिल मिल देह जैसे हिल रही उषा कविता के आधार पर पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसको नहीं कराएंगे हम, इसको ओनली पर इसको कराएंगे साथ ही। ओके, प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तित होते हुए भी सूर्यदेह वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश गहरे नीला रंग का हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ नीला रंग का हो जाता है सारे, जिससे सूर्य की चमकती हुई सफेद आभा दिखाई देने लगती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिली दे रहे हो। गोरी देह यानी कि कोई सुंदरी है, कोई स्त्री है तो गोरी है, और उसकी जो देह है यानी कि उसकी कोई शरीर है, मृत शरीर है, उसको झिलमिल यानी कि झिलमिल रही है, यानी कि झिलमिल करती हुई दिखाई दे रही है। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य की किरणें झिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, हिल नहीं रही, प्रतीत हो रहा है। सूर्य का सफेद बिंब भी हिलता हुआ सब प्रतीत होता है। बिंब का मतलब है कि उसकी जो परछाई होती है सूर्य की वो भी हिल रही है, जैसे प्रतीत हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर का कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। लेखक इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर यह है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे सांस्कृतिक विश्वास में समर्थन करती है, क्योंकि गंगा को माँ के समान पूजा जाता है। जो वर्तमान हमारी गंगा मैया है उसको माँ के समान पूजा जाता है साथियों। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति यदि पाप कर रहा हो या गंगा के अंदर डुबकी लगा लेता हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है, इस प्रकार से माना जाता है। ये हमारे धार्मिक संस्कार को सम्मिलित हो गई है, कहने का जो हमारा धर्म है उसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं गंगा मैया को। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में सम्मिलित हो गई। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं के किनारे मानव बस्तियां बसना आरंभ हुई है। हमारे समाज का तथा सामाजिक का विकास हो रहा है। नदियों को धर्म की जो गंगा में है उसको धर्म में सम्मिलित कर लिए गए हैं, और धीरे धीरे नदियों के किनारे जो मानव बस्तियाँ हैं वो बसना शुरू हो रही हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मिक्सचर पत पिलाए गुरुदेव, चाय मट्टी लट्टू
बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के जो पात्र सौदर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति है, उसमें समंदर की जो नई पीढ़ी के अंदर को संदेश देना चाहता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए साथियों कि जूझ पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि लेखक के गुरुजी ने यहाँ पर क्या है, सौंदर्य कर स्वयं कविता लिखते हैं। वे कक्षा में कविता का सरस्वर पाठ हाव भाव सहित करते थे, यानी कि अपने स्वर के अंदर हाव भाव के अनुसार करते थे साथियों, हिंदी अनुवाद करते थे। कविता के भाव उनके मुख पर झलकते थे। कविता में जो भाव होता था उनके मुख पर वैसा ही भाव होता था। लेखक आनंद अपने गुरुजी से बहुत प्रभावित था। भाषा के गुरुजी कवियों के संस्मरण भी सुनाया करते थे। भाषा के गुरुजी कवियों के संस्मरण की जो उनकी कुछ यादें थी वो भी सुनाया करते थे। एक बार गुरुजी ने मालती लता पर कविता सुनाई। लेखक आनंद समझ गया कि कवि भी हमारे जैसा आड़मांस होता है। यानी कि यहाँ लेखक आनंद समझ गया है कि जो लेखक होता है, यानी कि जो कवि होता है, वो भी हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है। और मालती लता को लेखक ने गुरुजी के द्वार पर देखा था। लेखक के मन में प्रेरणा जागृत हुई। उसने सोचा कविता के लिए प्रकरण सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि कविता के लिए कुछ भी सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। कविता लिखने वाला भी हमारे जैसा ही होता है। हम अपने आसपास पड़ोस प्राकृतिक दृश्य पर कविता लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, हमारा प्राकृतिक दृश्य है, कोई व्यक्ति उदास है, कोई कुछ है, उस पर भी हम कविता बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वह कहते हैं मैं काम करता है, बेच चलाता है। लेखक ने उसका आभार लेकर तो बंदे लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कोई व्यक्ति बेच चला रहा हो, कोई गाय चला रहा हो, खुद भी कुछ काम कर रहा हो, तो उस पर कविता लिखने का तुक बंदे यानी कि तुक लगाना शुरू कर दिया। वह मास्टर जी को दिखाता, मास्टर जी उसमें कुछ सुधार कर कविता के तत्वों को समझाया करते थे और लेखक आनंद को प्रस्तुत करते थे। कहने का मतलब है कि जो अपने गुरुजी को बताया करता था और गुरुजी कुछ उसमें गलतियाँ होती थी, गलती को सुधारता था और उसको अपने आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी किया करता था साथियों। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है भाई। बिल्कुल सत्य बात। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धधकती जिंदगी की प्रत्यक्ष पुरातत्वीय जानकारी के पाठ के आधार पर आपको बताना है भाई। कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखेंगे साथियों हम कि अतीत के पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि ताम्रकाल के 2 सबसे बड़े नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है, क्योंकि वह शहर खुदाई से प्राप्त होते हैं। ये 5000 वर्ष पुराने भी थे। ये दुनिया के सबसे पुराने शहर थे। यह नगर योजना की अनोखी मिसाल है। लेखक ने मोहनजोदड़ो के अजायब घर में निम्नलिखित प्रदेश को वस्तुएं देखी। काला पाट देखा, गेहूं के दाने, तांबे और कांसे, इस प्रकार से उन्होंने चीज़ें देखी। ओके साथियों, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर करता है, कोई उदाहरण देखिए। तो देखो, संपादकीय लेखक अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारिक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कोई अखबारों की पहचान उसके वैचारिक रुझान में होता है। कई तरह के अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। संपादकीय लेखक व संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना व समस्या पर लिखे गए विचार तब लेखक को जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, पत्र की राय कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति या विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखन का भी नाम नहीं आता है भाई। ओके, 15 नंबर का है कि आलोक धनवा का आपको जीवन परिचय लिखना है। देखो साथियों, जीवन परिचय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है इसमें देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य में के आंचलिक उपन्यास कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित फणीश्वरराव रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के अरियार जिले की आरोही हिंगना में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, ये आपको पहले लाइन में लिख देना है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने में भरपूर योगदान दिया। यानी कि उन्होंने क्या काम किया, ये आपको ये लिखना है दूसरे लाइन में, यानी कि उसने क्या काम किया था। ओके, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी है। मेला आंचल हो गया, परिचायक हो गए, और ये पता नहीं क्या क्या है जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको लिख देना है। उसके उपन्यास यानी कि रचनाएं के बारे में लिख दिए। और लास्ट लाइन में आपको लिखना है कि रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल समस्याओं की ओर ध्यान खींचा। यदि आप लिखना चाहो तो इस प्रकार चीज़ें हो तो उसमें लिख देना है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11 अप्रैल सन 1987 में पटना में उनका निधन हो गया। लास्ट लाइन में आपको उसका निधन के बारे में बस आपको 4 लाइन लिखनी है। उसमें छोटी छोटी बातें लिखना, आपको 4 नंबर 5 नंबर का जो भी आएगा पक्के हैं साथ यार। खंड आता है आपके कि निम्नलिखित प्रसंग की आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है, इस प्रकार से आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। कितने नंबर का था आपको, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा साथियों? ये लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा साथियों। ये फिर 5 नंबर का आएगा साथियों, 5 नंबर का आएगा, याद रखना है। ओके, प्रसंग कितने नंबर का आएगा आपके? प्रसंग 1 नंबर का आएगा, और जो व्याख्या है वो 3 नंबर की आएगी, और जो विशेष है वो 1 नंबर का आएगा साथियों। ओके, प्रसंग है ये प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण रचित बात सीधी पर कविता। ओके,
शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसमें कवि ने कवि रचना में सहज और सरल व्यवहार में अपने योग्य और सावधानी प्रयोग करने की बात कही है, क्योंकि पराये चमत्कार के चक्कर में भाषा दूर हो जाती है। बस आपको ये लिखना है कविता कहाँ से ली गई है, कौन से चीज़ें ये लिखना है, कौन से शीर्षक से ली गई है, कौन सा लेखक के इसकार, क्यों ये जो कविता है ये इसमें क्या करना चाहते हैं, भी आपको 2 लाइन लिखनी है। बस थोड़ा सा बात को व्याख्या करने पे कवि कहता है कि शब्दों के जोड़ तोड़ के बारे में लिखना है। आपको प्रसंग लिखना है कि कवि ने कविताओं की आडंबर भाषाओं का व्यंग्य किया है, अलंकार लिख देना, रस लिख देना है और छंद लिख देना है। बस दो विशेष लिख देना है आपको, बस 1 नंबर पक्का है भाई, ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ें करनी नहीं। प्रसंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आपको ऊपर वाला जैसा आ जाए, पद्यांश आ जाए, आपके पद्यांश आ जाए ऐसा करना है और गद्यांश आ जाए इस प्रकार से आपको करना है। प्रसंग लिखना है और वाक्य लिखना है, इसमें विशेष प्रकार का नहीं लिखना है। 18 नंबर का है कि कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने है, तो समाचार पत्र पत्र पर विज्ञप्ति लिखनी है। कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर आपको क्या लिखना है, एक तो विज्ञप्ति याद करना है, विज्ञप्ति याद करने के उसका जो डायग्राम होता है, किस प्रकार से विधि याद करने, किस प्रकार से लिखा जाता है वो लैप करनी है, और एक निविदा याद करना है। विज्ञप्ति और निविदा और पत्र, तीनों चीज़ों का डायग्राम आपको चाहिए, किसी प्रकार से लिखा जाता है, बस वो याद करना है। ओके, तो देखो साथियों, ओके तो देखो विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर विज्ञप्ति दी गई है। तो देखो साथियों, सबसे पहले आपको लिखना है प्रधानाचार्य खड़गपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ से कहाँ तक है, क्रमांक लिख देना, इधर ये जो परिचय होता है वो लिख देना है और दिनांक लगा देनी है। निविदा सूचना आपको लिखनी है किस विद्यालय के सत्र 22-23 की खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु, यानी कि कब लिखा, आप जब जैसे अभी अब लिखेंगे 24-25 आपको लिख देना है, या फिर 23-24 लिख देना है कि सामग्री के जो यहाँ पर हैं और हस्ताक्षर द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फॉर्म विद्यालय कार्यालय से 100 रुपये शुल्क देकर 25/8/22 से 25/10/9/22 तक 10 बजे तक साय 3 बजे तक कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए निविदा पत्र काले में दिनांक 5/9/22 साय 3 बजे से शाम तक जमा हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदा 5/9/22 को साय 4:30 बजे उपस्थित निविदा दाता को समझ के जाएंगे। पत्र से संबंधित ये लिखा जाए, प्रधानाचार्य के बारे में लिखा जाएगा, विद्यालय के आपको टाइप कर देना है, कौन सा विद्यालय आपका सरकारी है या फिर प्राइवेट है। नवा है कि निम्नलिखित क्योंकि विद्यालय का नाम तो शायद निविदा में आ जाएगा। जो विज्ञप्ति निम्नलिखित में से सारे निबंध आपको लिखना है कि 300 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है किस पर, मेक इन इंडिया पर यहाँ पर निबंध लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखना है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू कर गया था उसके बारे में आपको टाइप करना है। मेक इन इंडिया के फायदे के बारे में आपको टाइप कर देना है और इसकी जो निश्चित संरचना है नीतियों के बारे में लिख देना है। मेक इन इंडिया के नुकसान आपको लिख देना है, लाभ और हानि एक जगह लिख देना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। 5 लिखना है, यानी कि सभी 1-1 नंबर का हो जाएगा साथियों, इसलिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए साथियों, आपके सामने पूरा जो मॉडल पेपर था साथियों, इस प्रकार से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यदि इस प्रकार से करते हो तो आपके पूरे जो 80 नंबर आते हैं पक्के हैं साथियों। क्लियर हुआ साथियों? यदि इसमें आपके फिर भी 40-50 नंबर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको वार्षिक बोर्ड के अंदर पूरा जी जान लगा कि पूरा 80 नंबर लेकर आना है साथियों। क्लियर हुआ साथियों? इस प्रकार आपके पूरा 80 नहीं पूरा 100% कोर्स आएगा साथियों एग्जाम के अंदर, और राज्य स्तर पर आपके एग्जाम होगा। यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। सब्सक्राइब इसलिए करना कि सभी प्रकार के मॉडल चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। सभी दोस्तों को